कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला में आज मीटिंग होने वाली है। वजीर दाखिला अमित शाह अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। कश्मीर से आए कुछ सरपंच भी मीटिंग में शामिल होंगे। तरक्याती फंड सरपंचों में कैसे तकसीम किया जाए, कैसे उन तक पहुंचे, इस बात पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा इस मीटिंग में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के नुमाइंदों से पहली बार मीटिंग होने जा रही है। इसकी शुभकामना देने आए हैं। जम्मू पीसफुल है। बड़ी देर की डिमांड थी जम्मू की धारा 300 हटे, वो हटी। इसके लिए थैंक्स करने और अपनी पंचायतों की प्रॉब्लम बताने आए हैं। उसमें पहले श्रीनगर में मिले थे, अब यहाँ बुलाया जब इसके लिए थैंक्स करने और धारा 370 पे आपने कदम उठाया जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए खुशी की घड़ी। पूरी रियासत से और पूरी हर एक डिस्ट्रिक्ट से सरपंच जो हैं वो जम्मू से आए हुए हैं और आज हमारी मुलाकात जो है वो हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से है। तो अभी हम लोग मिलेंगे, उसके बाद आपके साथ बातचीत करेंगे। रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अभी आपको पता है कि 370 धारा जो है वो हटाई गई है, 35A जो है वो हटाई गई है। उसी के बारे में हम लोग जो है अमित शाह जी से बातचीत करेंगे और उसके बाद बाहर आके फिर आपको जो है एड्रेस करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, आज कश्मीर मुद्दे को लेकर के वजारत दाखिला में मीटिंग होनी है, आला अफसरान है, लेकिन सबसे अहम बात कश्मीर के जो सरपंच है वो भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहे हैं? तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। कश्मीर और जम्मू से जो पंच और सरपंच आए हुए उनके साथ मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर जिस तरह से विकास की जो नई बहार केंद्र सरकार बहाना चाहती है, कश्मीर में हर एक व्यक्ति तक विकास की जो विकास को पहुंचाना चाहती है, उसी की यहाँ पर चर्चा होगी। साफ तौर पर सरकार का मानना है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि 370 के और 35A के हटने के बाद कश्मीर में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, विकास की जो संभावना है वो बढ़ेंगी और विकास को काफी अंदर तक ले जाया जा सकेगा, हर एक व्यक्ति तक विकास को ले जाया जाएगा। इसी संकल्पना के साथ आज यहाँ पर मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की जो विकास की जो रोड मैप है उसकी भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी फैसला होगा या सरपंचों को और पंचों को यह बताया जाएगा कि आखिरकार विकास की जो विकास जो है वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके और जिसका फायदा कश्मीर के वासियों को हो सके, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर मानना है कि जो विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जो दिक्कतें आ रही थी वो 370 और 35A के कारण आ रही थी। अब 370 और 35A के हटने के बाद केंद्र सरकार अब पूरी तरह से कश्मीर की, कश्मीरियत की और कश्मीर के लोगों की विकास कर सकेगी और इसीलिए यह मीटिंग महत्वपूर्ण है। इसमें निश्चित तौर पर कश्मीर में के विकास की चर्चा होगी, कश्मीर के लोगों तक विकास को कैसे पहुंचाया जाए इसकी यहाँ पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल विनीत, और जिस तरह से कश्मीर की तरफ से जो नुमाइंदे इस मीटिंग में जो है शामिल किए गए हैं, तो किस तरह से इस पहल को समझा जाए? एक तरह से कश्मीरियों का दिल जीतने की जो एक कोशिश की जा रही है, सरपंचों को जिस तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है, कैसे इसको देखा जाए तो कश्मीर में किस तरह का चेंज भी इससे आ सकता है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से ही मैं साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना था कि जो विकास की जो बात है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का पैसा है वो कश्मीर के पंचों और सरपंचों तक पहुंच जाता है। अब जिससे कश्मीर में विकास की जो कोशिश है उसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इसीलिए केंद्र सरकार लगातार मानती रही है कि कश्मीर के विकास में कश्मीर सरकार के साथ साथ पंचों और सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके माध्यम से सीधे जनता तक विकास पहुंचाया जा सके, क्योंकि काफी निचले स्तर तक पेनिट्रेशन उनका रहता है। इसीलिए आज यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें चर्चा में केंद्र सरकार ने आज पंचों और सरपंचों को रखा है, क्योंकि उनकी पहुंच जनता तक सीधे रहती है और वो चाहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार का साफ तौर पर मानना है
जो विकास के लिए जो पैसे खर्च किए जाए या विकास की जो योजना बनाया जाए वो इन जो लोकल बॉडी के जो नुमाइंदे रहते हैं उनके माध्यम से बनाया जाए, उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो पंच है, सरपंच हैं, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके लिए उन्हें आज इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा भी होगी। जी विनीत, क्या लद्दाख के जो सरपंच है उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है, क्योंकि लद्दाख अब अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, तो क्या उन सरपंचों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है? जी, अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों को बुलाया गया है, उनके वहाँ के पंचों और सरपंचों को बुलाया गया, उनके नाम के साथ आज गृह मंत्री यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो सरकार का फोकस है लद्दाख के लिए, तो सरकार का फोकस है ही, सरकार वहाँ पर विकास में करना ही चाहती है, लेकिन सरकार यह भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हो। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, जो पंच और सरपंच आए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण, गोलाबारी होने के कारण कई बार उनकी खेती प्रभावित होती है। ऐसे में एग्रीकल्चर को कैसे विकास में विकसित किया जाए, टूरिज्म को कैसे विकसित किया जाए, या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण सेक्टर है, चाहे एग्रो बेस्ड सेक्टर हो या उनको प्रोसेस करके एग्रो प्रोसेसिंग के जो सेक्टर हो उनका कैसे विकास किया जाए, इसकी यहाँ पर वो चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन होगा। जो पंच है, सरपंच है, वो भी अपनी बात यहाँ पर केंद्र सरकार के पास रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के पास रखेंगे और निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री भी अपनी बात रखेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होगा। पंच व सरपंच भी केंद्र सरकार के नुमाइंदों केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री भी उन्हें अपनी बात रखेंगे, जिससे और लेकिन एक बात साफ है, जो दोनों ही में लोग हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो या केंद्रीय मंत्री हो, दोनों ही चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो, कश्मीर के लोगों का विकास हो। जी बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अयोध्या तनाज़े को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 18वें रोज भी बहस लगातार जारी है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन दलीलें पेश कर रहे हैं। राजीव धवन ने बहस के दौरान कहा कि हिंदू फरीक का दावा है कि राम की पैदाइश बीच वाली गुंबद में नीचे हुआ था, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि राम इसी गुंबद के नीचे पैदा हुए थे। आपका दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं है। धवन ने मजीद कहा कि अगर ये मान भी ले कि राम का जन्म वहीं हुआ था, तो पूरी कर्मा का दावा करने का क्या मतलब। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से मुस्लिम फरीक जो है दलीलें पेश कर रहा है, साफ उनका कहना है कि इस तरह से जो आज़ादी के बाद से मजहबी मकामात है उनको जो है तब्दील नहीं किया जा सकता है। मजीद क्या कुछ इस पर अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो दलीलें हैं लगातार दी जा रही है। देखिए, साफ तौर से राजीव धवन की जो दलीलें हैं उन दलीलों में वो सुप्रीम कोर्ट को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हिंदू पक्षकारों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वहाँ श्री राम का अस्तित्व था, ऐसा नहीं है, वहाँ पर मस्जिद का अस्तित्व था। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो 1934 के बाद निर्मोही अखाड़े ने उस मंदिर पर कब्जा किया, उसके बाद से वहाँ पर नमाज नहीं अदा करने दिया जाता था, यानी कि सुबह और शाम ही नमाज पढ़ने दिया जाता था। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा वो ये रखा कि जिस मंदिर में श्री राम की मूर्ति को रखा गया उसको आस्था से नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी कि उसको चमत्कार नहीं माना जा सकता है। और उन्होंने ये भी दलील दी कि जो 1990 में रथ यात्रा चलाई गई थी वो रथ यात्रा दोबारा ना चलाई जाए। कहीं ना कहीं राजीव धवन का इशारा बीजेपी के द्वारा 1990 में जब अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी उसको जोड़कर उन्होंने इसको कहा है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि समस्या का हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिलाएं मिली थी उन शिलाओं पर अल्लाह का भी नाम लिखा गया था। ये तमाम दलीलें फिलहाल राजीव धवन की तरफ से कोर्ट में दी जा रही हैं। राजीव धवन तार्किक रूप से हिंदू पक्षकारों की उन तमाम दलीलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उस आदेश का भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, जिस आदेश में उस दौरान दिल्ली में जब राइट हुआ था तो उस दौरान 30 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। लेकिन फैजाबाद के डीएम के नायर ने पत्र लिखकर ये प्रधानमंत्री को बताया था कि फैजाबाद में भी एक मस्जिद को तोड़ा गया है।
लेकिन यहाँ पर उस डीएम के लिखे गए पत्र को भेदभाव से जोड़ा है। चूंकि के नायर हिंदू थे, इसलिए राजीव धवन को उस पत्र पर भी आपत्ति है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अभी तक जो मोटी दलील है वो यही है कि इस पूरी विवादित स्थल में मस्जिद का अस्तित्व है। पुराणों पर आध्यात्मिक आधारों को हम सबूत नहीं मान सकते। भगवान श्री राम जो यहाँ पर खुद पार्टी हैं, उनके पक्षकार बनने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है यहाँ पर भगवान भी पक्षकार हैं और पुजारी भी पक्षकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि क्या विवादित स्थल में इन तमाम सबूतों को साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अभी तक की जो दलीलें हैं वो फिलहाल राजीव धवन की यही हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति की स्थापना एक बड़ा छल था, यानी कि एक साजिश थी जो मूर्ति की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि तमाम जो दार्शनिक आए थे वो दार्शनिक सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी जो प्रतिलिपियां हैं वो लिखी हैं, तो उसको हम सबूत के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये तमाम दलीलें फिलहाल अभी तक राजीव धवन की है। चूंकि 1:30 बज गया है तो जो बेंच है वो उठ गई है। 2 बजे दोबारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी और तमाम दलीलों को राजीव धवन दोबारा रखेंगे। लेकिन अभी तक राजीव धवन ने हिंदू पक्षकारों की उन तमाम दलीलों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त करने की कोशिश की है कि वहां पर मस्जिद था। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरह से राजीव धवन जो है लगातार दलीलें दे रहे हैं, 18वें रोज भी सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े को लेकर बहस जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के फैसला आ जाए। अभी हिंदू पक्ष की भी दलीलें उसके बाद आनी है। बेहद शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, पहलू खान केस में एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज सौंप सकती है। ख्याल रहे कि इस केस में निचली अदालत से मुलजमीन को बरी किए जाने के बाद राजस्थान हुकूमत ने इस केस में असर-ए-नौ जांच का हुक्म दिया था और सह रुकनी एसआईटी तश्कील दी थी। जांच की जिम्मेदारी एसआईटी के सुपुर्द कर दी गई थी। टीम को 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया था। जरा के मुताबिक एसआईटी ने पहलू खान कत्ल केस की जांच में खामी पाई है। एसआईटी के मुताबिक कई अहम शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए थे। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला अजीत जोगी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक रुकने असेंबली अमित जोगी को धोखाधही के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान जोगी के बंगले पर भारी तादाद में उनके हामी मौजूद रहे। भूपेश बघेल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूपेश बघेल सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि उनको न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका की कोई परवाह नहीं है। वो सोचते हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस हाईकोर्ट के ऊपर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में 3 महीने पहले फैसला दिया कि अमित जोगी पे लगाएगा आरोप गलत है। अमित जोगी कंवर आदिवासी जाति के हैं और अजीत जोगी के जन्म स्थान के संबंध में जो विवाद उठाया गया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव ने जाके वहाँ बयान दे दिया कि उनकी नागरिकता के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में कोई संदेह नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको अपने फैसले में शामिल भी कर दिया। पर भूपेश बघेल इतना घबरा गया है कि दंतेवाड़ा में अभी उपचुनाव है। आज ही मेरा उम्मीदवार वहाँ नामांकन दाखिल कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, अमित जोगी वहां ना पहुंच पाए। तो अमित जोगी को हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया है। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए कारी उवैस के अहले खाना के लिए दिल्ली का वक्फ बोर्ड आगे आया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड कारी उवैस के अहले खाना को 5 लाख रुपए का ताउन करेगा। बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान जुमेरात को कैराना का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कारी उवैस हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
फजाई की ताकत में आज जबरदस्त इजाफा हुआ है। 8 अपाचे हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल कर लिए गए हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें बीएस धनवा ने खिताब करते हुए कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स तमाम बड़े बड़े ऑपरेशंस अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अपाचे में डेटा शेयरिंग के साथ साथ टारगेट को एंगेज करने की सलाहियत भी है। उन्होंने कहा कि अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में से है। Apache helicopter is an advanced multi-mission helicopter that is being operated worldwide by the United States, United Kingdom, Israel and many number of countries. The platform has been flying since the beginning of 80s and has proved itself an operational success across the globe. It's one of the most fierce attack helicopters in the world, along with the capability to shoot, fire and forget anti-tank guided missiles, rockets and other ammunition. The change that it gets into the Indian Air Force, it has an air-to-air missile capability. That's why it gives us also an air-to-air mission with a helicopter, which is for the first time in the history of the IAF. The fire control radar that is there on the helicopter that you can see on the last one also gives us a tremendous capability along with the data sharing, whereas this particular helicopter operates as a team. It is capable of performing many missions: escort to special heliborne operations, anti-armor operations, suppression of enemy air defense and battlefield air strike roles. Operational capability of the Indian Air Force as a strike force. I wish 125 helicopter squadron, the Gladiators, the best of luck and happy landing. एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद कहीं खुशी की लहर है तो कहीं गम की लहर भी देखने को मिल रही है। इस फहरिस्त में कई ऐसे नाम भी है, उन अफराद के नाम है जिनका मुल्क के लिए खिदमत को देखा गया है, जिनने अपने मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पर रखी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। एनआरसी के फाइनल लिस्ट में नाम न आने का गम ऐसा है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हुए हैं उनके घरों में मातम है। आसाम के बारपेटा जिले में एक गांव सरो हारिद है जिसे फौजी गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव के 200 खानदानों में से 20 खानदान ऐसे हैं जो मुल्क की हिफाजत में तैनात हैं, लेकिन एनआरसी के मुताबिक उनकी वतनियत पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मैं 2010 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ हूँ। मेरा छोटा वाला भाई जो ये 2003 में भर्ती हुआ है, 2014 में भर्ती हुआ है। हम लोग भर्ती होने से पहले हम लोग फैमिली का पूरा एनआरसी, जो मेरा पिताजी का एनआरसी है 1951 का, वो दिया हुआ है। मेरा पिताजी का वोटर लिस्ट है 1970 का, मेरे दादाजी का वोटर लिस्ट है 1960 का। उनका मेरा पूरा परिवार का डाटा दिया हुआ है और एसपी, लोकल पुलिस स्टेशन और डीसी के थ्रू पूरा वेरिफिकेशन दिया हुआ है। दिलबर हुसैन की फैमिली भी इसी कश्मकश की शिकार है कि वो मुल्क की हिफाजत में तैनात हो या फिर एनआरसी में अपने नाम शामिल कराने के लिए भाग दौड़ करे। तो अभी ड्यूटी पे जाओ क्या नहीं जाओ, क्या मैं घर का प्रॉब्लम समाप्त करूँ या ड्यूटी पे जाऊँ? घर पे सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हम जो जुबान से नहीं बोल रहे, हम खाना पीना सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है हम किस लिए जी रहा है। हम इंडियन सिटीजन कहने का लायक नहीं है, तो फिर हम किस लिए यहाँ पे इस धरती पे किस लिए रह रहे हो। सवाल ये है कि जब फौज में तकारुरी हुई, सारे कागजात उसी वक्त देख लिए गए, हर तरह की जांच हुई, तो फिर अब क्यों उनकी शनाख्त पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट से केस बेस करके सॉल्व करके जजमेंट मिला है। मेरे भाई का मिला है, मेरा मदर का मिला है, मेरा ब्रदर का और भी मिला है जो 93 में भर्ती हुआ था आर्मी में, लेकिन 2003 में बोला जा रहा है कि 2003 में ये लोग बांग्लादेश से घुसपैठ आए। लेकिन मेरा जो आर्मी में बड़ा वाला भाई है, नायक सूबेदार है, वो 93 में भर्ती हुआ था, तो कैसे 2003 में दूसरा कंट्री से आया था। दिलबर हुसैन के खानदान के इस गम में तमाम गाँव के लोग शामिल हैं। वो हुकूमत से उनके लिए मुतालबा कर रहे हैं कि एनआरसी में इस खानदान का नाम शामिल किया जाए। हम इसे जो असम गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो देश के लिए लड़ाई करता है उसको फैमिली को तो वेरीफाई करके उसको नौकरी मिला था ना, इसलिए हम ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो वो फैमिली का एनआरसी में नाम जल्दी उसको इनकॉल कर दीजिए,
ये हमारा गांव का ये हम एक मामूली आदमी है, यही रिक्वेस्ट करता हूँ। एनआरसी के फाइनल लिस्ट में जब फौजी खानदान का नाम नहीं शामिल हो सका, जब हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के अहले खाना का नाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त से गायब है, तो यकीनन अफसोसनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एनआरसी पर जेडीयू एमएलए गुलाम रसूल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनआरसी की फहरिस्त अगर किसी मखसूस धर्म को निशाना बनाकर तैयार की गई है तो ये एनआरसी के मकसद के मनाफी है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। करते हैं जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल वलियाऊ से। सर, एनआरसी लागू हुआ असम में, उसके बाद अब मांग उठ रही है कि बिहार में भी लागू होना चाहिए, झारखंड में भी लागू होना चाहिए। खासतौर से बिहार का जो सीमांचल का एरिया है और झारखंड का जो सटा हुआ एरिया है बंगाल से, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कराकर एनआरसी कराई जा रही है तो ये एनआरसी नहीं हो रही है, राष्ट्र के साथ मजाक हो रहा है। और रह गई बात किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, तो हमको नहीं लगता है कि किसी का पैर कांप रहा है। और जिन लोगों ने एनआरसी को पूरे तामझाम के साथ राष्ट्र का मुद्दा बनाया, ठीक है, वहाँ के गरीबों के, वहाँ के किसानों के, वहाँ को मजदूरों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने में प्रॉब्लम हुआ है। और आज जिन लोगों ने एनआरसी को मुद्दा बनाया वो खुद ही तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो खुद संतुष्ट हैं तो कुछ नहीं है। बिहार में एनआरसी नहीं, पूरे देश में एनआरसी हो, भाग कौन रहा है? लेकिन ये भी तय करना पड़ेगा कि जो अफगानिस्तान से आए, जो बांग्लादेश से आए या जो सिंध से आए, उन लोगों को उस देश में भेजने की भी क्षमता होनी चाहिए। और अगर धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो ये देश के बहुसंख्यक भाइयों के साथ धोखा किया जा रहा है। और अब आप सोच सकते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद, फौजी, कितनों के साथ क्या क्या हुआ। वादी के तारीखी इमाम बारगाहों में इमामबाड़ा अहमदपुरा को खास अहमियत हासिल है। ये इमामबाड़ा कदीम दौर के फन तामीर का एक शाहकार नमूना है। यहाँ मुहर्रम के अयाम और साल में कई बार मजालिसे अज़ा का एहतमाम होता है। नाज़रीन, आप देखिए मागान से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में इमाम बारगाहों को तारीखी हैसियत हासिल है, जिनमें इमामबाड़ा अहमदपुरा मागाम की खास अहमियत है। अहमदपुरा के इस तारीखी इमामबाड़े में बैक वक्त 10,000 से जायद लोगों की गुंजाइश है। इस इमामबाड़े की दीवार संग देवर की हैं, जिन पर कदीम दौर के संग तराशों ने अपनी हुनरमंदी का भरपूर मुजाहरा किया है। इमामबाड़े के 56 सुतून पत्थरों के हैं और मेहराब नहायत ही खूबसूरत है। इमामबाड़े की बुनियाद 16 बड़े लकड़ी के सुतूनों पर है। बीच में एक खूबसूरत गुंबद है जिस पर अहले बैत के अस्माए मुबारक सुनहरे हरूफ में लिखे हुए हैं। इमामबाड़े में कुरान मजीद का एक कदीम नुस्खा भी है, जिसकी खासियत यह है कि इसकी हर सतर अलिफ से शुरू होती है। इस कुरान मजीद की इब्तिदाई दौर और आखिरी सफ़ात पर खुलफाए राशिदीन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मकतूब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम मुक़व्विस गवर्नर मिस्र और बहरैन के गवर्नर मुंज़िर बिन सावी के नाम कुछ कलमी नुस्खों के तबर्रुकात मौजूद हैं। तारीखी एक हैसियत है। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आयाम मुहर्रम में काफ़ी जुलूस आते हैं।
तारीखी हैसियत इसलिए भी रखता है क्योंकि इसकी जो साख्त है, इसकी बनावट जो है, उसमें कारीगरों ने अपने फ़न का कमाल दिखाया है और ये कश्मीर में एक मशहूर इमाम बाड़ा है। इसके साथ कदीम दौर की काफ़ी वाबस्तगी है क्योंकि यहाँ अहमदपुरा में एक तालीमी मरकज़ रहा है। उस वक्त से यहाँ तालीम हासिल करते थे और वो मुसन्निफ़ीन जो मरसिया लिखते थे इसी इमामबाड़े में वो तालीम हासिल करते थे। इसकी इंजीनियरिंग हैरान कुन है। मैं भी जवान हूँ, मैं जब इसकी इंजीनियरिंग देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ क्योंकि ये पत्थर से बना और लकड़ियों से बना हुआ है। ये एक एसेट है हमारे लिए, हमारे दरमियान एक सरमाया है। एक सरमाया और भी है, वो है कुरान शरीफ जो तकरीबन 1400 साल का पुराना कुरान शरीफ है। 10 सितंबर 1952 में कश्मीर के जय्यद आलिम मौलवी मोहम्मद जवाद अंसारी ने इस इमाम बाड़े का संग बुनियाद रखा। उनके इंतकाल के बाद मौलवी इफ्तिखार अंसारी ने इसकी तामीर को पाए तकमील तक पहुंचाया। जो कश्मीर में इसकी तारीखी अहमियत अहमदपुरा की ये है कि यहाँ पर सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी थी जिनमें से बहुत से मुसन्निफ गुजरे हैं। जम्मू कश्मीर में जो 4 बड़े इमाम बाड़े तामीर किए हैं, इनमें से शाहकार ये जो इमाम बाड़ा अहमदपुरा है, इसमें एक तारीखी अहमियत हासिल है। ये पुराने ज़माने का एक शाहकार नमूना है। पुराने दौर से ही अहमदपुरा इमाम बाड़ा को तारीखी एतबार से मरकजी हैसियत हासिल है। यहाँ साल भर मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं जिनमें लाखों की तादाद में अज़ादार शिरकत करने के लिए आते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।